statesman in the country. He is the longest serving Union Road Transport and Highways Minister. His ministry runs on two principles: transparency and outcomes. He likes to get things done, and he likes to work with people who get things done. Case in point, the pace of construction of highways has gone from about 11 kilometers a day in 2014 to hit a record of 37 kilometers a day. And the goal is to build 60 kilometers a day. And that's a goal that should materialize soon. Please welcome Honorable Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji. He has made time on a very busy day in Pune to address this gathering, and for that we are very grateful. Namaskar. Sir, can I invite you up on stage? Gadkari ji, namaskar. Thank you for making the time. I think we should say thank you multiple times because it has been such a busy day for you. Sir, if I can request you to hold this mic. I'm going to get straight to it. आपका time valuable है और आज हम इस conference में एक थीम पे फोकस कर रहे हैं, परिवर्तन. परिवर्तन. And the reason I'm emphasizing that is because when you became Union Minister for Road Transport, I want to understand from your perspective, what is the परिवर्तन that you had set out to achieve? आपने क्या प्लान किया था? देखिए, मैं जब 2014 में मंत्री बना तो हमारे यहाँ 406 प्रोजेक्ट थे जो बंद पड़े थे, स्टॉल प्रोजेक्ट हैं, और इसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व थी वो 3,85,000 करोड़ थी. 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने बहुत कोशिश करने के बाद हमने टर्मिनेट कर दिए, और फिर बैंकर्स, ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स, हम सुबह 10 से लेकर रात को 12 बजे तक बैठते थे और धीरे धीरे हमने सॉल्यूशन निकाले, और मेरे विभाग ने और हम सब लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान की बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया. तो जो हमारे ध्यान में आया, पहली बात कि प्रोजेक्ट क्यों रुक रहे हैं, तो इसका प्रॉब्लम था लैंड एक्विजिशन. तो हमने ये तय किया कि 90% लैंड एक्विजिशन किए बिना अपॉइंटमेंट डेट नहीं देंगे. फिर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस हमने क्लियर किए बिना अपॉइंटमेंट नहीं दी. तो धीरे धीरे हमने प्लानिंग इन एडवांस एंड डिटेल करते हुए अभी हमारे यहाँ 36 एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं. परिवर्तन तो यही है कि दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, दिसंबर के बाद 2 घंटे में होगा. दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में होगा. दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा. दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, और चंडीगढ़ से मनाली 9 घंटे लगते थे, वो 3 घंटे में होगा. अभी बेंगलोर से मैसूर ऑलरेडी एक घंटा 10 मिनट में हो रहा है, और अभी चेन्नई से बेंगलोर अगले जनवरी में, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में होगा. यानी चेन्नई से बेंगलोर और बेंगलोर से चेन्नई की फ्लाइट बंद हो जाएगी. दिल्ली से जयपुर की फ्लाइट बंद हो जाएगी, और दिल्ली से देहरादून की फ्लाइट बंद हो जाएगी. मैं आपको बता सकती हूँ, पहले मैं दिल्ली से देहरादून फ्लाइट से जाती थी. जब से नया हाईवे बना है, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, मैं रोड से जाती हूँ. आई कैन अटेस्ट टू द फैक्ट. पुराने रोड से जाती हूँ, अभी नया रोड बनना ही है. मैं नए रोड से जा रही हूँ. अभी ये नया रोड जनवरी तक बन जाएगा. पूरा आधा तो बन गया है. हाँ, काफी बन गया. सर, you have given us a flavor of the Parivartan. The Parivartan that you set underway in the ministry when you took charge in 2014. हमें आज बात करना है about some big initiatives.
And I'm going to request you to take stock of each one of those initiatives, because I think it's important for everyone in this audience to really understand what is happening on the ground. Sometimes these things are not visible immediately. So I'm going to start with the PM Gati Shakti initiative. You announced it in 2021. Seamless movement of people, goods and services. आप बता सकते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री इस इनिशिएटिव में स्पेसिफिकली क्या कर रही है, क्या प्रोग्रेस हुआ है? देखिए, पीएम गति शक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। जैसे रेलवे क्रूज बना रही है, हम भी, जैसे मैं भी हवाई जहाज से उतर रहा था तो मैंने ही बनाया ये बांद्रा वरेली, अपना ये बांद्रा का ब्रिज बना मेरे समय। अब उस समय रेलवे का बाजू में बना। अगर गति शक्ति होती तो एक ही इस पे नीचे में रोड होता, ये रेलवे होती, ऊपर में ब्रिज होता, तो कॉस्ट कम हो जाती। तो ऐसी 800 नोट्स हमने निकाली। और जैसे अभी ये JNPT का जैसा रोड है, पूरा पनवेल तक नया बन गया। अब हम JNPT से डायरेक्ट दूसरा रोड बना रहे, मुंबई पुणे, मुंबई गोवा हाईवे को अलग से। तो डायरेक्ट पोर्ट का जो ट्रैफिक है जो पनवेल आता है वो नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत से 800 नोड से एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक पार्क्स, पोर्ट्स, स्मॉल माइनर पोर्ट्स, उनकी कनेक्टिविटी है। दूसरा, अभी हम 670 रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे हैं। उसमें से करीब 260-270 जगह पर हेलीपोर्ट्स बना रहे हैं, फिर ड्रोन पोर्ट्स बना रहे हैं, फिर हम लोग बस पोर्ट बना रहे हैं, फिर 260 रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे बना रहे हैं। फिर अभी हम लोग दिल्ली से जयपुर ई केबल डाल के ई हाईवे बना रहे हैं। और आने वाले समय में सबसे बड़ा परिवर्तन कोई हुआ तो हमारे देश में पोल्यूशन गंभीर समस्या है। हाँ। 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहेगा तो 2024 के बाद 25 लाख करोड़ तक जाएगा वो, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2 गुना 3 गुना बढ़ रही है। तो अभी हमने सबसे अच्छा कि इलेक्ट्रिक पॉपुलर हो गई, इथेनॉल की फ्लेक्स इंजन की गाड़ी लॉन्च हुई, स्कूटर्स और ऑटो रिक्शा इथेनॉल पर आ रही, मिथेनॉल की बस बंगलोर में 15% मिथेनॉल डाल के डीजल की बस में वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। अब टाटा और लेलैंड ने IC इंजन में हाइड्रोजन पे गाड़ियाँ चलेगी। फिर मिथेनॉल का ट्रक लॉन्च हुआ। 186 यूनिट्स जो परली जलाते थे उससे अभी बायो CNG और बायो LNG बन रहा है। 36 यूनिट ऑलरेडी शुरू हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि पानीपत में हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इंडियन ऑयल ने शुरू किया कि परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायोबिटुमिन और अब बायो एविएशन फ्यूल तैयार हो रहा है। हमारे देश में आने वाले समय में हवाई जहाज भी हमारे किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर चलेंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इससे रोजगार भी निर्माण हुआ है। और अभी एक सबसे बात पहली बार आपके यहाँ मैं बता रहा हूँ कि अभी जब मैं बात कर रहा था 2014 की, तब BOT से लेकर कंपनियां तकलीफ में थी, प्रॉब्लम में थी। हाँ। पर अभी क्या हुआ कि अब सेक्टर ताकतवान बना है। तो अब हम लोग BOT शुरू कर रहे हैं और इस साल में कम से कम 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हम बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र इस पर भी लॉन्च करने जा रहे हैं। और आपके सब म्यूचुअल फंड वाले, इनको मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारा जब इनविट मॉडल मैंने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किया, हाँ। तो 7 दिन का टाइम था और मैं उस समय गोवा में था। पहले ही दिन 7 घंटे में वो 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। और अब हम लोग जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगा इनविट में, उसको 8.05% इंटरेस्ट दे रहे हैं। और उसमें भी मैंने अब मार्ग निकाला है कि साल भर नहीं, हर मंथ में हम उनके अकाउंट में उतने पैसे 8.05% इंटरेस्ट से पैसे जमा करेंगे। गडकरी जी, आपने मैं आपका धंधा तो नहीं छीन रहा हूँ ना? नहीं नहीं। आपने you just shared such a long list. My brain is electrified. मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आज का शेड्यूल मैं जानती हूँ आपका क्या था। आप पुणे में कहाँ से कहाँ गए, कब पहुँचे
और सीधे पहुंचने पे you have walked right in, fresh as a daisy, if I can say so. I want to understand, you know, I said at the beginning, you like to get things done and you like to work with people who get things done. You like to bring about change, परिवर्तन is on your agenda, लेकिन आपको motivation कहाँ से मिलता है कि फिर से कल उठो और फिर से इस energy के साथ यही चैप्टर का नया एलिमेंट शुरू करो? नहीं, ऐसा मैं तो अखबार एक ही पढ़ता हूँ, टीवी देखता नहीं हूँ, कौन अच्छा कह रहा है वो भी पता नहीं, बुरा कह रहा है वो भी पता नहीं, मैं अपना काम करते रहता हूँ। और जो कुछ काम करने का है वो कम समय में, जैसे हमारे लिए कुछ प्रिंसिपल, पहली बात तो टीम वर्क अच्छा है और कोई सब काम का श्रेय मुझे नहीं है। मैं अक्सर हमारे लोगों को सबको कहता हूँ कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया, बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। दैट ट्वाइस ए बी इज ए कलेक्टिव टीम स्पिरिट। और अभी हमारे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए, मैंने थोड़ी किए। अब क्रेडिट कभी कभी मुझे मिलता है, बट दैट इज नॉट माई क्रेडिट। ये जो सब लोग मिलकर काम करते हैं उसके कारण होता है। और दूसरी बात, मैं इतना सोचता भी नहीं, और अभी आज रात का मेरा कार्यक्रम है, कहाँ खाने के लिए जाना, कहाँ जाना, गाने सुनना, तो मैं अपना अलग। पर एक मेरा फायदा हुआ कि मैं 50 साल तक मैंने अपने खुद के हेल्थ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, तो बहुत इरेगुलर और इंडिसिप्लिन लाइफ था। पर अब मैं अभी भी आज सुबह मैं नागपुर से निकला हूँ तो मैं 1.5 घंटा एक्सरसाइज प्राणायाम करके निकला हूँ, तो अभी भी मेरे प्राणायाम और हेल्थ ये अच्छा होने के कारण मैं एनर्जी में अभी भी फ्रेश हूँ। You're looking fresh, sir. If I Yes. can take the liberty of saying that. तो मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ, और ये हम लोग बात करते हैं कि इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, अभी तक काफ़ी हाई है, 13-14% है। और आपने जो अभी सब कुछ डिस्क्राइब किया, सारे इनिशिएटिव्स, when do you see all of this yielding results? कि Indian companies who have to undertake and bear high logistics costs, when is that element going to come down, show up in their finances? देखिए, हम लोग 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताओ, दिल्ली से चेन्नई हमारा जो रोड बन रहा 312 किलोमीटर डिस्टेंस कम कर रहा है। हम लोग हमारे भाषण में पहले कश्मीर से कन्याकुमारी बोलते थे, अभी पहली बार मुझे महसूस हुआ और खुशी हुई, आप अगर मनाली जाओगे तो मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अभी हमने अटल टनल बनाई 8 मिनट में अंदर बाहर। अब वो टनल से बाहर आने के बाद 8 मिनट में फिर आपको 5 टनल हम बना रहे अप टू लद्दाख लेह, और रोड बना रहे अच्छा। लद्दाख लेह का आने के बाद हम आशिया की सबसे बड़ी टनल कारगिल के नीचे 70% काम पूरा हुआ है, झोजिला, जिसमें हमने 5,000 करोड़ बचाए, वो टनल है। झोजिला से झेडमोर है, और झेडमोर से हम श्रीनगर आते हैं, फिर श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम 18 टनल बना रहे, 14 बन गई, 4 अभी दिसंबर तक बन जाएगी। और जम्मू आने के पहले कटरा के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे पे हम लगते हैं, और वहाँ से निकलकर हम लोग अमृतसर होकर 6 घंटे में दिल्ली आएंगे। दिल्ली आने के बाद डायरेक्ट हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ेंगे, और वहाँ से जुड़कर हम लोग नए रास्ता भी लगभग बड़ौदा तक बन गया है, अभी इनॉग्रेशन के लिए प्रधानमंत्री जी का समय मांगा है, तो हम लोग सूरत आएंगे, और सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल, ये नया ग्रीन हाईवे बना रहे हैं हम लोग। अब साउथ में जाने वाले लोगों को उत्तर से मुंबई और पूना, कोल्हापुर और सोलापुर जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बाहर। और वहाँ से एक ख़त्म कर दूँ, वहाँ से फिर करनूल से चेन्नई, कन्याकुमारी, बेंगलोर, मंगलोर, कोचीन, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, पूरी साउथ की कनेक्टिविटी हो जाएगी। और ये सही में, और ये एक्सिस कंट्रोल रोड है, तो पहली बार कश्मीर से कन्याकुमारी ये हाईवे बन जाएगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो बोल रहे हैं आपको बिल्कुल कम होने वाली है, क्योंकि 2 चीज़ें हमने की, तो रोड अच्छे बनाए, जो ट्रक दिल्ली से मुंबई महीने में 4 या 5 ट्रिप मारता था, अब 9 ट्रिप मारेगा। और फ्यूल में हमने अब LNG लाई, अभी LNG का ट्रक आएगा तो 50% कॉस्ट कम होगी डीजल की तुलना में, और वो अगर इलेक्ट्रिक आएगा
फिर इस पर फ्लेक्स इंजन आएंगे, अब हाइड्रोजन आएगा तो और कम होगी। आने वाले 3 साल के अंदर अभी हिंदुस्तान में लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में 12% है, और चाइना में 8 से 10% है। 3 साल के अंदर हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% पे आएगी, सिंगल डिजिट। और हमारा एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ेगा। इसका कारण क्या है कि 16% से 9% आने से जो करीब 6-7% कमी होगी, उसका फायदा होगा। दूसरा, पोर्ट की इफिशिएंसी, मैं पोर्ट का मंत्री था, हाँ। तो सभी हमारे मेजर पोर्ट को 7,000 करोड़ प्रॉफिट है, JNPT और सब जगह। तो जो टाइम था वो 49 आवर्स था, अभी वो टाइम कम होते हुए वो 31 आवर्स, फिर 27 आवर तक आया। तो ये पोर्ट की भी इफिशिएंसी बढ़ी है और रोड की भी बढ़ी है, फ्यूल में भी कॉस्ट बचेगी, तो नेचुरली हमें बिजनेस में, एक्सपोर्ट में उसका एडवांटेज मिलेगा। तो आपने जो डिस्क्राइब किया सर, ये सब आई एम अज्यूमिंग इज ऑल अंडर द भारतमाला परियोजना, in the sense the road network that is falling into place, which you described in detail. In that you referred to the Delhi-Mumbai Expressway. बहुत लोग यहाँ हैं जो मुंबई से हैं, शायद दिल्ली जाने के भी इंटरेस्ट हो उनकी. This is iconic for a number of reasons, and you've given us a indication of why this Delhi-Mumbai Expressway is going to be special. But list 3-4 features of this expressway जो बहुत ही डिफरेंट होंगे रेगुलर एक्सप्रेसवे से. इसमें क्या होगा जो इतना अलग होगा? देखिए, दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेस हाईवे है ये टोटल 1350 किलोमीटर है, और आपको थोड़ा दिल्ली में जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर, ये जो लोग पूरे मुंबई आते हैं, इनके लिए दिल्ली से आकर बहुत कंजेशन होता है. तो पहली बात तो हम लोग दिल्ली के आजू बाजू में 65,000 करोड़ का रोड बना रहे हैं. अभी जैसे पानीपत से आते समय हमने वो तो चंडीगढ़ तक के रोड में 13 फ्लाईओवर का भी मैंने इनॉग्रेशन किया. फिर पानीपत क्रॉस करने के बाद ये UR2 करके दिल्ली का रिंग रोड बना रहे हैं. अब वहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए 2 घंटा लगता है, पर वहाँ से आप 20 मिनट में एयरपोर्ट जाओगे. ये शिव मूर्ति के पास आकर ये नीचे में 8 लेन की टनल बनाई हमने. टनल ने पहाड़ में नहीं, रोड के अंदर खोदा है. 8 लेन टनल है, कल आज तक पर वो दिखा है पूरा. और उसके ऊपर में 8 लेन रोड है, उसके ऊपर में 4 लेन सर्विस रोड है, और उसके ऊपर ब्रिज है, और एयर स्ट्रिप के नीचे से डायरेक्ट T3 पे जाएगा. और ये जो रोड आगे निकलेगा, ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से ये दिल्ली मुंबई हाईवे को सोना में जुड़ेगा, और वहाँ से जुड़कर अभी ये JNPT तक आएगा. तो JNPT तक अभी सब काम शुरू हो गया है. कोशिश है कि अगले साल मार्च अप्रैल तक पूरा रोड कंप्लीट करेंगे. वैसे अभी बड़ौदा तक काम पूरा हुआ है, और ये रोड में हम लोग लॉजिस्टिक पार्क, फिर उसके साथ साथ हमने रोड साइड एमिनिटीज़ की है, और इस रोड से हम अलग अलग स्टेट में जुड़ने के लिए रोड भी बनाए. ओके. तो नेचुरली क्या होगा कि अभी अगर हम दिल्ली मुंबई जो एग्जिस्टिंग रोड है, जो अहमदाबाद से बड़ौदा से आता है, अगर इसकी विड्थ हम बढ़ा ही नहीं सकते और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो हमको बिल्डिंग और ये प्रॉपर्टी एक्वायर करनी पड़ती है विड्थ बढ़ाने के लिए. ये ग्रीन अलाइनमेंट है, ग्रीन हाईवे है, तो इसमें हमको घर एक्वायर नहीं, इसलिए लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बची है, और इसमें स्पीड भी अच्छी होगी. मैंने खुद काफ़ी स्पीड में ट्रायल ली है इसमें, तो बहुत अच्छी तरह से. इन योर हाइड्रोजन पार्ट का सर, बिकॉज आई बिलीव आप एक हाइड्रोजन पार्ट का में कम्यूट करते हैं. आपकी गाड़ी, मेरे पास हाइड्रोजन, हाँ वही तो मैं पूछ रही हूँ. सो यू वर गोइंग एट वो गाड़ी 350 किलोमीटर के स्पीड से चलती है. वो गाड़ी तो मर्सिडीज जैसी है, उसका नाम है मिराई. और देश में एक ही गाड़ी है जो मैं पायलट प्रोजेक्ट करके घुमाता हूँ लोगों को कन्विंस करने के लिए. वो गाड़ी हाइड्रोजन पर है, उसका नाम है मिराई. जापान में मिराई का अर्थ होता है फ्यूचर, भविष्य. तो मैं अभी मैं डीजल पेट्रोल के गाड़ी में बैठता ही नहीं हूँ. मैं दिल्ली और नागपुर में इलेक्ट्रिक और इथेनॉल, फ्लेक्स इंजन और हाइड्रोजन, यही गाड़ी यूज़ करता हूँ. So you're really walking the talk, sir. Sir, एक रीजन के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करना था. नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आउट देयर, वहाँ पे क्या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स आपने शुरू किए हैं,
और उसका इम्पैक्ट ग्रोथ, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी व्हेन इट कम्स टू द आप नॉर्थ कभी ईस्ट. इतने में नॉर्थ ईस्ट गई कभी? मैं आई टेल यू सर वन थिंग, माई डॉटर्स बेडमेट, उसके बगल वाला जो बेड है, देयर इज अ गर्ल फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. 7 साल they've been sleeping next to each other in boarding school. उसको लगता था in 2016 4 days to get home. And I don't know the exact status today, but I know that her journey has become remarkably shorter. That is all I know, and I have not been to the Northeast. अभी नॉर्थ ईस्ट में हम लोग 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं. आप कोई भी जाओ, कहीं भी जाओ, टैक्सी वाले को पूछो, वही आपको सच बताएगा. अभी पूरे ये लोग नॉर्थ ईस्ट अगर गए होंगे तो नॉर्थ ईस्ट का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया. अभी काफ़ी काम, ब्रह्मपुत्रा पर पहले जगह जगह ब्रह्मपुत्रा क्रॉस करने के लिए ब्रिजेस नहीं थे, अब करीब 7 ब्रिजेस सब बना रहे हैं, कुछ बन गए. हम गंगा पर करीब अभी बिहार में हम लोग 7-8 ब्रिजेस बना रहे हैं. तो ये जो गंगा या ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदियाँ जो बीच में थी, उसके कारण लोगों में काफ़ी प्रॉब्लम थे. तो नॉर्थ ईस्ट में तो अभी काफ़ी बड़े अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, आसाम, सब जगह पर काम शुरू है. अभी मैं एक बहुत बड़ा एलिवेटेड रोड वो काजीरंगा को जोड़ने के लिए ऊपर से बना रहा हूँ. गुवाहाटी का फिर नया एक रिंग रोड 15,000 करोड़ का, वो भी अभी काम शुरू कर रहा हूँ. तो नॉर्थ ईस्ट में लगभग आप किसी भी स्टेट में जाइए, नॉर्थ ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बदला है. मैं ये आपको एक ही बात बताता हूँ, 24 साल समाप्त होने के पहले इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर रहेगा. और ये मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार और यूपी की बात कर रहा हूं या नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं. और सर मैं दिल्ली की बात करते रहती हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ. एंड दिल्ली इज़ वन एग्जाम्पल. लोग आते रहते हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है दिल्ली में या बड़े शहरों में. अर्बनाइजेशन के साथ हुआ कंजेशन, क्वेश्चंस अबाउट हाउ लिवेबल आवर सिटीज़ आर, और ये हम पूछते हैं दिल्ली में. तो आपके क्या विचार हैं कि हाउ डू वी मेक आवर सिटीज़ लेस कंजेस्टेड, मोर सस्टेनेबल, लेस पोल्यूटिंग, आई मीन यू नो लिवेबल? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश में गांधी जी कहते थे कि हमारे देश गाँव में रहता है. 85 to 90% पॉपुलेशन गाँव में रहती थी, 30% माइग्रेट हुई है. और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर ऐसी बड़ी है कि उसके कारण नए अर्बन प्रॉब्लम खड़े हुए हैं. अब मैं मुंबई आजकल आता नहीं, पर मैं 95-2000 में मुंबई में था, तो मैंने 55 फ्लाईओवर्स बनाए और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, मुंबई पुणे हाईवे बनाया. तो मुझे लग रहा था कि मुंबई का ट्रैफिक सॉल्व हो जाएगा, पर नहीं हुआ. क्योंकि कितना भी काम करो, हिंदुस्तान के लोगों के पास एक नेचुरल एक्सपर्टाइज है कि वो पॉपुलेशन बढ़ती है और ऑटोमोबाइल नंबर बढ़ता है. तो आई एम नॉट श्योर, पर एक बात होगा जो एक अच्छा उदाहरण, मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे. तो मुझे एक अमेरिका से आया हुआ लड़का मेरठ का मिला और वो कहता है कि मैं पहले दिल्ली में मैंने फ्लैट लिया था, मैंने फ्लैट बेच दिया, अब मैं मेरठ में मैंने अपना घर बंगला बनाया है और मैं कभी कभी मेरी फैमिली के साथ मेरठ से दिल्ली कैनॉट प्लेस आइसक्रीम खाने के लिए आता हूँ, क्योंकि जो 4.5 घंटे लग रहे थे वो 45 मिनट में आ रहे हैं. तो अब मुझे लगता है कि मैं तो फार्मर हूँ, इसलिए मैं एग्रीकल्चर और सेंट्रिक ज़्यादा हूँ, कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन रूरल एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल इंडिया. और हम लोग अभी जिस प्रकार की इकोनॉमी कर रहे हैं और जिस प्रकार से अन्नदाता से किसान ऊर्जादाता बना, ऊर्जादाता से बिटुमिन दाता बनेगा, बिटुमिन दाता से अब एविएशन फ्यूल दाता बनेगा, तो नेचुरली वहाँ पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट. अभी मैं पुणे में था तो मैं वही कह रहा था कि पुणे में अभी राजीव बजाज से मेरी बात हुई, ऑटो रिक्शा फ्लेक्स इंजन पर 100% पुणे में मैंने वहाँ पालक मंत्री पाटिल उनको कहा कि तुरंत शुरू करो. अभी टोयोटो की गाड़ी आ रही है. तो ये जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी को हम देखो प्रॉब्लम है, हमारे देश पे जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 12% है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 22 से 24% है,
और सर्विस सेक्टर 52 से 54% है, और हमारी पॉपुलेशन बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर 65 to 70% है। Yes. तो नेचुरली अभी हमको रूरल एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जल, जमीन, जंगल और जानवर, इसके आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमको पावर, ऊर्जा, ये सब बातों में ग्रामीण क्षेत्रों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ताकि लोग अब गांव से शहर की तरफ ना आए, तो लोग शहर से गांव की तरफ जाए। अभी मैं कल रात को मेरे खेती पर था, नागपुर से 18 किलोमीटर दूर है, तो रात को खाना वगैरह खाकर हम सब तय किए थे कि नागपुर जाएंगे। इतनी सुंदर हवा थी, तो हमने सोचा कि नहीं, आज यही रहना है, और रह गए। और फिर सुबह उठकर मैं वापस आया नागपुर। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अब धीरे धीरे जैसे लोग शहर की ओर आ रहे थे, वैसे लोग गांव की ओर जाएंगे। आपको एक छोटी बात बताता हूँ, ये मुंबई में मैं जब बचपन में आता था तो लुंगी पहने हुए लोग दिखते थे, चेंबूर, माटुंगा, ये तो खूब लुंगी पहने हुए लोग दिखते थे। आज एक भी नहीं दिखता। और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के लोग आना बंद हो गया। फिर बीच में यूपी और बिहार से खूब लोग आए थे, पर अब यूपी के लोग आना कम हो गया, क्योंकि यूपी में जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गई, सब कुछ बढ़ गया, तो अब धीरे धीरे बिहार में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही। तो नेचुरली जो डेवलपमेंट का जो इम्बैलेंस था, और एग्रीकल्चर की तरफ थोड़ा सा डायरेक्टली इनडायरेक्टली ध्यान नहीं दिया गया, और उसके कारण हमारे यहाँ अर्बन प्रॉब्लम क्रिएट हुए। लेकिन अब परिवर्तन शुरू हो रहा है। शुरू हुआ है। सर, आपके परमिशन के साथ 2 पर्सनल क्वेश्चंस आई वांटेड टू आस्क यू। अगर आज यंगर जनरेशन से इफ somebody wants to enter politics, somebody wants to enter public service, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? देखिए, पॉलिटिक्स प्रोफेशन नहीं है। मैं 1975 में 11वीं में था, HSC एग्जामिनेशन होती थी उस समय, तो इमरजेंसी शुरू हो गई, तो मैं जेपी के आंदोलन में मेरा बहुत नुकसान हुआ। मेरी इंजीनियर बनने की इच्छा थी, पर आई वॉज डिस्क्वालीफाइड फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि मुझे 52% मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 49.26% मिला, तो 50% के ऊपर चाहिए थे साइंस ग्रुप में। अब मुझे 6 डिलीट मिल गई, और अब 7वीं मिलने वाली है। मैं अभी भी डॉक्टर नाम नहीं लगा था, क्योंकि मुझे यही लगता कि मैं तो इंजीनियरिंग के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। तो अभी पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। ये बात जरूर है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। पैसा कमाना जीवन में गुनाह नहीं है, पर राजनीति ये पैसा कमाने का धंधा नहीं है, और राजनीति ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके समाज का और देश का विकास करने के लिए पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और राजकारण मैंने सत्ताकरण नहीं है। पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द ट्रू मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स। समाज कारण, राष्ट्रकरण और विकास कारण। मैं 90% मेरा समय सामाजिक कार्यों में करता हूँ। मैंने अभी तक 40-45 हज़ार हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त किए, हजारों लोगों के आंखें जांच करता हूँ, मैं पैर लगा के देता हूँ, सेवा का काम करते रहता हूँ। और अभी मुझे इसका अनुभव ऐसा हुआ कि मुझे कोई भी, मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, मेरे को अब कोई पोस्टर लगाना नहीं है। मैं आज तक पूरे लाइफ में मैंने किसी के गले में हार नहीं डाला, और मैं कोई नाटक नहीं करता। मेरे को हवाई जहाज, एयरपोर्ट पर मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब को अपना आइकॉन मानता हूँ। मुझे आज तक 40 साल में न कोई लेने के लिए आया, न कोई छोड़ने के लिए आया। मैं अपने हिसाब से, अपने ढंग से, अपने कन्विक्शन से राजनीति करता हूँ। हाँ तो हाँ, ना तो ना। झूठ बोलता नहीं, झूठ बातें कहता नहीं। और कोई एक आधी बात मैं नहीं बोलने से लोग नाराज होते, तो मैं बोलता हूँ आप नाराज हुए तो भी चलेगा, पर ये नहीं होगा, ये मैं नहीं करूँगा। और मुझे लगता है कि ये जो शॉर्टकट है, ये नए पीढ़ी ने शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए। शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, कन्विक्शन, क्रेडिबिलिटी, गुडविल, ये राजनीति में लॉन्ग टर्म पर काम में आएंगे। और जिनको ये नेशनल सर्विस, सोशल सर्विस करना आइए, जो केवल एम्बिशियस है, कोई तो भी पद चाहिए, ऐसे बहुत चक्कर डालने वाले लोग कम नहीं है राजनीति में, तो वो लोग ज़्यादा दिन टिकते भी नहीं। जो लॉन्ग टर्म ईमानदारी से काम करेंगे, वही लोगों को जनता याद करती है।
दूसरी बात, तुम सपने दिखाओगे, बड़ी बड़ी बातें कहोगे, लोगों को अच्छा लगता है, पर दिखाए हुए सपने जो पूरे करते हैं तो जनता आपको बहुत साथ देती है, पर दिखाए हुए सपने जब पूरे नहीं होते तो जनता तुम्हारी धुलाई भी बहुत करती है। Sir, you've given us a sense today. आपके लाइफ में, करियर में, पब्लिक सर्विस में आपके रोल मॉडल्स रहे होंगे. आज if you had to pick 2 role models who have inspired you to, stick to the path that you've set out. ऐसा है, मुझे तो, मैं अक्सर एक बात बताता हूँ कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट. उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी. यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज. तो मैं बहुत लोगों से मुझे लगता है कि जब जिस व्यक्ति को मैं बहुत बड़ा समझ रहा था, उसके नज़दीक जाने के बाद अनुभव से मुझे पता चला कि मैं इनको जितना बड़ा समझता था उतने बड़े नहीं, बहुत छोटे हैं. और जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, उनके पास जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं. तो मेरे जीवन के अनुभव में छोटे छोटे लोगों ने सिखाई हुई बातें ये भी मुझे मिली. मैं, अब कहीं तो सच्चाई है ये, मैं 3rd क्लास में पिक्चर देखने वाला था. 85 पैसे में 3rd क्लास का टिकट मिलता था. तब हम लोग कॉलेज में जाते थे. मैं स्टूडेंट लीडर था. एक स्कूटर पे 4 लोग बिठाकर और चौथे को बोलता था नंबर प्लेट पे हाथ रख, चलो. तो मैं बहुत कॉमन इससे आया हूँ, पर मैं अच्छी बात बताता हूँ. जो भविष्य की चिंता करता है वो दुखी होता है, और जो विचार ही नहीं करता और चिंता ही नहीं करता और अपना काम करते रहता है वो खुश रहता है. Sir, one final message. Mutual fund industry representatives here in this room, pan India, north, south, east, west, बहुत लोगों से मेरी भी मुलाकात हुई है 2 दिन पे. What is one message that you would leave to this community? देखिए, वर्ल्ड में शेयर इकोनॉमी, इंश्योरेंस, पेंशन इकोनॉमी, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है. हमारे देश में अभी भी बहुत पोटेंशियल है. वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. जैसे भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात जो मेरे डिपार्टमेंट में है, मैं जब बना तो 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी, हम 7वें नंबर पे थे. आज 12.5 लाख करोड़ की हुई, हम तीसरे नंबर पर है. 2 महीने पहले हमने जापान को पीछे में डालकर हम तीसरे नंबर पर आए. अब यही बात हर क्षेत्र में हो रही है. और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो करेगा वो रिटर्न अच्छे चाहेगा. तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक विजन है, जो हमारे इंपोर्ट हो रहा है, जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और नॉलेज ये पावर है. और मैं आप सबको कहूँगा कि जो स्टार्टअप है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और नॉलेज टू वेल्थ, ये बात मैं आग्रह से कहता हूँ. इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर. और दूसरी फिलॉसफी मैं याद रखता हूँ कि नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज बेस्ट. इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. It is depending upon the appropriate vision of the leadership that we can convert waste into wealth. अभी हमने 30 लाख टन कचरा दिल्ली के रिंग रोड में डाला. अभी कचरे को सेग्रीगेट करके अगर ग्लास निकलती तो ग्लास कंक्रीट, कल अमेरिका के लोग आए थे मेरे पास, ग्लास, वेस्ट ग्लास को बारीक करके स्टील के बजाय कंक्रीट में डाल के, कंक्रीट लाइट भी होता है और मजबूत भी होता है. हमारे यहाँ प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल बनता है, और जो वेस्ट है उससे भी ग्रीन हाइड्रोजन होगा ऑर्गेनिक वेस्ट से. और मैं अपने शहर में, मैं 7 साल पहले हमारे टॉयलेट का पानी था नागपुर में, तो मैंने कहा हम इसको बेचेंगे, तो मुझे हंस रहे थे लोग. अब 7 साल से हमारे शहर का सीवेज वाटर हम बेच रहे हैं और हमको 350 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं. वो हमारा खोराड़ी और खापरखेड़ा महाराष्ट्र सरकार पानी खरीदती है. अभी मेरा ये सुझाव है कि जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट है, जो फ्यूचरिस्टिक है, जो देश को एक्सपोर्ट बढ़ाने वाली है, प्रॉफिट देने वाली है, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस एंड द टेक्नोलॉजी, इसमें इन्वेस्ट करो. और ये जो
छोटे छोटे लोग हैं जिनमें टैलेंट है पर आज इनके पास कैपिटल नहीं है, उसमें करो। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा कि टूरिज़्म ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने बद्रीनाथ, पंढरपुर, गाणगापुर, तुळजापुर सब रिलीजियस सेंटर को जोड़ दिया। 22,000 करोड़ का बुद्ध सर्किट बनाया, अयोध्या का सर्किट 34,000 करोड़ का, अभी मथुरा का बना रहे, और बद्रीनाथ के अभी तो मानस सरोवर हिंदुस्तान से पिथौरागढ़ से जाने के लिए हमने लगभग 90% रोड बना लिया है। अब अगले मार्च अप्रैल में शुरू होगा। तो ये सब इसके टूरिज्म भी बहुत है और देश की जनता काफ़ी बड़े प्रमाण पर अब बढ़ रही है। तो ये आने वाले जो ऐसे सेक्टर से जो ग्रोथ हो रहे हैं उसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो निश्चित रूप से आपको भी रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, देश का भी विकास होगा और नए रोजगार भी निर्माण होंगे, ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा और भारत भी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। Gadkari ji, thank you so much for Thank you. joining us today. And I'd like to invite President of Franklin Templeton India, Avi Satwalekar, to share a few words, offer his vote of thanks. अभी 3 महीने के अंदर अभी फास्ट ट्रैक से हमारा इनकम 43,000 करोड़ है और अभी 24 एंड में 1,40,000 करोड़ होगा साल का। और अभी हम लोग फास्ट ट्रैक के बजाय सैटेलाइट बेस नई सिस्टम जो नंबर प्लेट से कैमरा फोटो निकालेगा, जितना रोड यूज़ किया उसका ही टोल कट उनके अकाउंट से निकलेगा, वो लाने की कोशिश करें। 3-4 महीने में उसकी शुरुआत हो जाएगी। Thank you, sir. I think your vision and your execution, आपका जो स्टैमिना है वो हमको सब सीखना चाहिए। तो आई थिंक आप जो 1.5 घंटे का जो प्राणायाम कर रहे हैं, आई थिंक कल से हमें चालू करना चाहिए, क्योंकि टू लुक लाइक दिस एट द एंड ऑफ अ डे, आपका स्केड्यूल देख के हमको थकान होती है। But I did want to say one thing. One, I think, important characteristic is आप इतने humble हैं। आपने बोला कि जो करना है वो करते हैं, otherwise I'm not going to bother. There's one thing I found out recently, and maybe a lot of you might know. Mr. Gadkari has 7 doctorate degrees. But refuses to use doctor in front of his name. So I wanted to ask you just one last question, okay? ऐसे क्यों? अभी बताया कि मैं बोलने के लिए नहीं, पर मैं नम्रता पूर्वक आपको बताता हूँ कि आप जितना मुझे विद्वान समझते उतना मैं विद्वान नहीं हूँ। Thank you very. और मैं ऐसे ही कॉमन मैन हूँ, तो वही ठीक है। Thank you very much, sir. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.